मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज 1885 के बाद की घटनाओं का अध्ययन करें। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई दिसंबर में। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो ICS में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के पहले वे इंग्लैंड जाकर वहां पर विभिन्न नेताओं से उन्होंने चर्चा की और कांग्रेस की स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किया। अनेक कोशिशों के बाद इसका सम्मेलन दिसंबर 1850 में हुआ और वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, अथवा अंग्रेजों ने पहल करके इस संस्था को स्थापित क्यों किया। इसके बारे में यह माना जाता है कि इसे एक सुरक्षा नली के रूप में स्थापित किया गया था। सुरक्षा नली क्या है? जैसे अभी हम अपने घरों में प्रेशर कुकर से भोजन बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर पूरी तरह से बंद रहता है, लेकिन उसके ऊपर में एक सेफ्टी वाल्व होता है। भाप यदि ज्यादा हो गया तो भाप उस सेफ्टी वाल्व से बाहर निकल आता है, मतलब कि उस टोंकी से बाहर निकल आता है। यदि मान लीजिए किसी कारण से उस नली से भाप बाहर नहीं निकल पाया, मतलब सीटी नहीं बजी, तो क्या होगा कि जैसे जैसे अंदर दबाव बढ़ेगा, कुकर की भी अपनी एक सीमा होती है, तो उसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है। और ओरिजिनल सेफ्टी वाल्व यदि हुआ तो होगा ये कि जैसे जैसे भाप का दबाव बढ़ेगा कुकर के अंदर, यदि उस सीटी से बाहर निकल गई भाप तो ठीक है। यदि मान लीजिए उस सीटी के अंदर नली में कहीं तिनका रुक गया जिससे भाप नहीं निकल पा रहा है, सीटी प्रेशर कुकर से सीटी नहीं बज रही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो सेफ्टी वाल्व है उसका मेटल मेल्ट हो जाता है और वहां से कुकर की पूरी हवा बाहर निकल आती है। परिणाम स्वरूप कुकर बर्स्ट होने से बच जाता है। ये सेफ्टी वाल्व की भूमिका है। इसी प्रकार से पहले जैसे भाप के इंजन चलते थे, रेलवे में भाप के इंजन चलते थे, उसमें भी उसी प्रकार से सेफ्टी वाल्व एक हुआ करता था। यदि मान लीजिए जितने भाप की आवश्यकता है इंजन को चलाने के लिए, उससे ज्यादा भाप बन रहा है, तो सेफ्टी वाल्व एक होता था जिससे अतिरिक्त भाप उस रास्ते से बाहर निकल जाता था, इंजन बर्स्ट होने से बच जाता था। इसी प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा नली या सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। क्या था यह सेफ्टी वाल्व? जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो इंग्लैंड में यह चर्चा चली कि चूंकि कंपनी और भारतीयों के बीच, शासन और जनता के बीच कोई तालमेल नहीं था, कोई संपर्क सूत्र नहीं था, भारतीय जनता क्या चाहती थी इसकी जानकारी अंग्रेजों को या कंपनी को नहीं होती थी, या कंपनी जो कर रही है उसकी जानकारी आम जनता को नहीं होती थी। ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, इसी कारण से भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम किया, युद्ध किया, संग्राम किया, संघर्ष किया, और जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर के कंपनी को समाप्त किया गया। तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसा कोई एक सार्वजनिक मंच होना चाहिए जहां पर भारतीय एकत्र होकर के अपनी बातें, शासन के बारे में जो सोचते हैं, शासन से जो चाहते हैं, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो इस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई। और इस कांग्रेस को भले ही आज सुरक्षा नली के रूप में मान्यता दी जाती हो, लेकिन इसका एक सकारात्मक परिणाम यह निकला कि भारत पूरे देश के लोगों को एकजुट होने का
एक मंच पर उपस्थित होने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। दिसंबर 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो पूरे देश के विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न संस्कृति के लोग, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अनेक प्रकार के लोग, 72 लोग पहली बार एक मंच पर उपस्थित हुए थे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से 72 लोग यहां पर उपस्थित होकर के एकजुट होकर के अपनी कुछ बातें, परस्पर विचारों का आदान प्रदान उन्होंने किया था। इसके बाद हर वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता रहा और इसमें लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। शुरुआती दौर में ब्रिटिश गवर्नर जनरलों का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रहा, लेकिन जब अंग्रेजों ने यह देखा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण नकारात्मक होते जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ही लोग बोलने लगे हैं, और ऐसा उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस चूंकि लगातार अपना लोकप्रिय होता जा रहा था, इसलिए कांग्रेस का विरोध करना गवर्नरों के लिए अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया था। और परिणाम इसका ही निकला कि अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल या ब्रिटिश शासन कांग्रेस का विरोध करने लगे। इसी बीच 1885 से लेकर के 1906 तक विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी। एक तो ये कि 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल के समय लोग जब भूखे मरने लगे तो ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह से नकारात्मक रहा और उन्होंने किसी भी प्रकार से भारतीय जनता की सहायता या कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार से प्लेग फैला। पहले हैजा प्लेग बहुत ज्यादा फैला करते थे देश में, तो प्लेग के समय जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने दृष्टिकोण अपनाया, जैसा कार्य उसने किया, उससे भारतीय जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश उत्पन्न होने लगा। विशेष करके जो युवक कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे थे या जो युवक वर्ग था, उसके मन में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। इस बीच 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहली बार भारत में निर्वाचन की पद्धति को स्वीकार किया गया। यद्यपि उस निर्वाचन की व्यवस्था में अनेक प्रकार की कमियां थीं, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दरमियान पहला निर्वाचन 1892 के अधिनियम के अंतर्गत संपन्न हुआ था। इसके अलावा केंद्रीय विधायिका सभा में 10 से 20 सदस्य हो सकते थे। प्रांतों में 8 से 20 तक सदस्य हो सकते थे। सदस्यों को नियुक्त किया जाता था और कुछ इसमें से अनेक प्रकार के बंधनों से होते हुए निर्वाचित होकर के पहुंचने की व्यवस्था की गई। और गवर्नर जनरल पूरे देश का होता था, गवर्नर प्रांतों के होते थे। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर विधायिका में इन सदस्यों को नियुक्त करते थे। सरकार और विधायिका सभा में सरकारी बहुमत हुआ करता था। देखिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विधायिका की स्थापना 1853 में पहली बार हुई थी, वहां से लेकर आज 1892 तक हो चुका है। 1892 तक विधान परिषदों में सरकारी बहुमत होता था, मतलब सरकारी अधिकारी इनका बहुमत होता था, और गैर सरकारी सदस्य जो होते थे निर्वाचित होते थे या भारतीय होते थे, इनका अल्पमत रखा गया था, ताकि सरकार को विधायिका सभा में कोई भी काम करने में, कोई प्रस्ताव पारित करने में परेशानी या असुविधा न हो। और बजट पर सीमित बहस होता था। बजट सरकार पेश किया करती थी, उस पर बहुत ही सीमित बहस की अनुमति थी, लेकिन उस पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। और वे कार्यपालिका से, मतलब कि यहां पर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य उपस्थित होते थे, तो इन सदस्यों से बिल्कुल सीमित रूप में सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे। यह 1892 के अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था हुई। तो 1885 से 1906 तक जो घटना घटी, उसमें दुर्भिक्ष पड़ा, सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्लेग फैला, प्लेग के नियंत्रण के लिए भी उसने कोई काम ढंग से नहीं किया। परिणाम स्वरूप युवकों में बहुत ज्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ। और इसी बीच 1905 में
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसने बंगाल का विभाजन करना गलत नहीं था, लेकिन उसने जिस ढंग से बंगाल का विभाजन किया उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों में फूट पड़ी। हिंदू एक जगह सीमित हो गए और मुसलमानों को दूसरी जगह अलग कर दिया गया। तो हिंदू और मुसलमानों को के बीच फूट डालने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया, बंगाल का विभाजन किया, जिसका पूरे देश ने एक स्वर से विरोध किया, लेकिन विरोध की उसने कोई परवाह नहीं की। और इस कारण से हुआ यह कि अब कांग्रेस के अंदर भी कलह बढ़ने लगा। 1904 और 5 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां पर कि जो युवक थे वो अलग हो गए, जो उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते थे वो अलग होने लगे, दोनों के बीच फूट पड़ने लगा। 1900 लेकिन फिर भी कांग्रेस में एकता बनी रही। 1906 में जब कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है और कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो भाग में बढ़ती जा रही है, नरम वर्ग और गरम वर्ग, इस प्रकार से, तो उन्होंने भारत के वृद्ध प्रपितामह, ग्रैंड फोर फादर के नाम से जिनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से बुलाया और कहा कि आप आइए और कांग्रेस की अध्यक्षता करिए। तो दादा भाई नौरोजी भारत आए और उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, जो प्रस्ताव था स्वराज्य के बारे में, कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करना है, और इस प्रकार से अधिवेशन संपन्न हो गया। 1907 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसे सूरत में आयोजित किया गया था, यहां पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। क्यों? क्योंकि स्वराज्य की घोषणा, स्वराज्य का उद्देश्य 1906 के अधिवेशन में हो चुका था। अब स्वराज्य किस ढंग से प्राप्त किया जाए, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। जो कांग्रेस का उदार वर्ग था, उनका कहना था कि हम प्रतिवर्ष प्रस्ताव पास करेंगे, अंग्रेजों से अनुरोध करेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि हुजूर जहां पनाह थोड़ी सी कृपा कर दीजिए और हमको स्वराज्य दे दीजिए। अभी तक यही चला रहा था 1885 से लेकर के 1906-7 तक। जबकि गरम वर्ग का कहना था, जिसके नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं के नेतृत्व में उनके समर्थकों का कहना था कि स्वराज्य के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, स्वराज्य हमको भीख में नहीं मिल सकती, अंग्रेज हमें स्वराज्य भीख में नहीं देंगे, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और जब सूरत में अधिवेशन शुरू हुआ, थोड़ी ही देर में लाठी, जूता, चप्पल सब चलने लगे, कुर्सियां चलने लगी, लोग घायल हुए, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस प्रकार से कांग्रेस में विभाजन हो गया। एक नरम कांग्रेस कहलाया, दूसरा गरम कांग्रेस कहलाया। नरम कांग्रेस के मुख्य नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि नेता थे। गरम दल में लाल बाल पाल थे और इसी बीच एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन भी कहते हैं। इसी को कुछ पुस्तकों में आतंकवादी आंदोलन के नाम से भी माना जाता है, लेकिन हम इसे यदि आतंकवादी आंदोलन न कहें, इसे क्रांतिकारी आंदोलन कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इनका उद्देश्य था, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत जितने भी नेता थे, जितने सदस्य थे, जैसे खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सैकड़ों की संख्या में थे। इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी मार्ग से देश के लिए स्वतंत्रता हासिल करना। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका बहुत बुरी तरह से दमन किया,
बहुत बुरी तरह से दमन किया, लेकिन हमें इस चीज को नहीं भुलाना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता में क्रांतिकारियों का आंदोलन किसी भी रूप में कम रहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में जितना योगदान गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन का रहा, उससे क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका भी कम नहीं थी। तो इस प्रकार से 1907 में सूरत में कांग्रेस विभाजित हो गया। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण था, का यह सोचना था कि कांग्रेस जो है वह हिंदुओं की संस्था है, फुट डालो शासन पर। तो उन्होंने कांग्रेस के सामने एक प्रतिद्वंदी संस्था की स्थापना के लिए मुसलमानों को प्रोत्साहित किया और अंग्रेजों के प्रोत्साहन से मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में की गई। इसका उद्देश्य था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था अपने धार्मिक लोगों के हितों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना। इसका स्वतंत्रता से, स्वराज्य से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। यदि हम पूरे संवैधानिक विकास के क्रम को देखें तो सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा 1793 चार्टर एक्ट, चौथा 1813 चार्टर एक्ट, पांचवा 1833 चार्टर एक्ट, छठवां 1853 चार्टर एक्ट। तो 1857 के पहले 6 अधिनियम पारित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास सरकार ने किया। इसके बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सम्राट ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 में इस प्रकार से भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश सम्राट के हाथ में गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत पहली बार 2 भारतीयों को विधायिका सभा में नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया। 1892 में पहली बार निर्वाचन की पद्धति को शुरू किया गया और 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की सबसे बड़ी उपलब्धि कहिए या सबसे बड़ी कमी कहिए या भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी यदि कोई व्यवस्था थी तो वह था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसने भारत के विभाजन की नींव रखी गई। किस प्रकार से? सांप्रदायिक निर्वाचन लागू करके। तो मुसलमानों को भारतीयों से भिन्न मानते हुए उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मतलब विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए और वहां से केवल मुस्लिम वर्ग के लोग ही निर्वाचित होकर के व्यवस्थापिका सभा का सदस्य बन सकते थे। ये मुसलमानों को दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन कहलाता है। व्यवस्थापिका सभा की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। इसमें 36 सरकारी सदस्य होते थे और 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे। 36 सरकारी सदस्य मतलब सरकारी कर्मचारी, अधिकारी उच्च स्तर के जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे या खुद अंग्रेज थे, और 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे। इन गैर सरकारी सदस्यों में 5 सदस्य मनोनीत होते थे और 27 सदस्य निर्वाचित होते थे। इसी प्रकार से प्रांतीय विधायकों में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को सोचना था कि यदि प्रांतीय सरकारों में, प्रांतीय व्यवस्थापिका में यदि गैर सरकारी बहुमत हो भी गया तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि गवर्नर को इतना अधिकार है कि वह विधायिका के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास कर सकता है या जारी कर सकता है। तो प्रांतों में उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई खतरा भी नहीं था ज्यादा, इसलिए प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। गैर सरकारी बहुमत किया गया। इसमें प्रांतीय विधायिकाओं में, प्रांतीय विधायिका सभाओं में 4 प्रकार के सदस्य होते थे। एक पदेन सदस्य, पदेन मतलब ऐसे सदस्य जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते थे, और विधायिका के भी पदेन सदस्य होते थे।
फिर मनोनीत सरकारी सदस्य होते थे। कई सरकारी सदस्यों को गवर्नर मनोनीत किया करते थे। और मनोनीत सरकारी सदस्य होते थे, मनोनीत सरकारी, मनोनीत गैर सरकारी और निर्वाचित सदस्य होते थे। इस प्रकार से 4 प्रकार के सदस्य इसमें होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था। केंद्रीय विधायिका सभा का भी कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। यहां पर एक चीज और, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पेश कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे और बजट के कुछ सीमित तथ्यों पर उन्हें मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। तो 1909 में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को लागू करके भारत के विभाजन की नींव डाली गई और इसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार था, वह था लॉर्ड मिंटो। ये मार्ले मिंटो क्या? लॉर्ड मार्ले भारत मंत्री या भारत सचिव था और लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था। तो मिंटो ने यहां से अनुशंसा भेजी कि मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन दी जाए और ये मिंटो को इसलिए भारत के विभाजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत परिषद जो इंग्लैंड में स्थापित था और भारत में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, वहां पर भी अब भारतीयों को नियुक्त किए जाना प्रारंभ हुआ। स्वाभाविक है, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद में उनको ही नियुक्त करेगा जो पूरी तरह से अंग्रेज हों, अंग्रेजों के पिट्ठू हों। शुद्ध भारतीयों को, जो भारतीय हितों की बात करेंगे, उनको नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यह था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ये दोनों भारत की यात्रा पर आए और जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता, उसमें राजधानी थी, कलकत्ता में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अब से भारत की राजधानी दिल्ली होगी। 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, अब उसे दिल्ली में शिफ्ट किया जाने की घोषणा की गई। और दूसरा, उन्होंने भारतीयों के विरोध को देखते हुए उन्होंने घोषणा की कि 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन निरस्त किया जाता है। तो भारतीयों का थोड़ा सा विश्वास जीतने के लिए जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया। यद्यपि उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन वह उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने विभाजित करके हिंदू और मुसलमानों की एकता को समाप्त करने का दुस्साहस किया था। यह था 1911 तक की विभिन्न प्रकार की संवैधानिक और राजनीतिक घटनाएं। इसके आगे की चर्चा फिर अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।